हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यानी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक क्वेश्चन करवाया था। और जो एक क्वेश्चन करवाया था उसके साथ आपको थ्योरी के भी बहुत सारे नोट्स लिखवाए थे। इसका मतलब वो उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो हुआ, यानी उस चैप्टर अगर आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था, तो अगर आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, तो आपके बाकी क्वेश्चन भी एटलीस्ट 90% कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 9 से 10 एडजस्टमेंट थे, तो आधी से ज्यादा बुक के एडजस्टमेंट कवर अप हो चुके थे। समझो अब ध्यान से, आज मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपके जो भी बचे हुए डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में भी करीब 8 से 10 एडजस्टमेंट्स हैं और फिर क्वेश्चन है। मैं आपको लेंदी वाले क्वेश्चन इसलिए कवर अप करा रही हूं ताकि उसमें ऑलमोस्ट सब तरीके के एडजस्टमेंट कवर हो जाए। रीजन है ताकि आपको हर एडजस्टमेंट की इफेक्ट समझ में आ सके। और बच्चों, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये खाली आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए मत देखना, क्योंकि सेम टू सेम 12th में भी है। लेकिन यहाँ आप सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट सीख रहे हो, वहां पे आप पार्टनरशिप और कंपनी का सीखोगे, पर एडजस्टमेंट इसी तरीके से होते हैं, यानी ट्रीटमेंट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। और अब की बार हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार, सबका साथ सबका विकास। तो मैं, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो 90 पार तो हो ही जाएंगे, पर सबका साथ सबका विकास में आप, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? कि आप दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करोगे, अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां आपको रखना है वहां रखो। रीजन लिंक्स, रीजन, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये चैप्टर क्या है। मैंने आपको चैप्टर का समरी कर करके करवा रही हूँ, मैं आपको डिटेल में जाके समझाती हूँ। इतना डिटेल में जाके कोई नहीं समझाता, तो आपको हेल्प होगी। और साथ में अगर आपके अच्छे नंबर आए और आपके दोस्त के भी अच्छे नंबर आए तो मिलकर पार्टी करोगे ना, तभी तो दोनों हमेशा दोस्त बने रहोगे, क्योंकि दोनों को बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने, और अच्छे मार्क्स लाओगे तो हमेशा दोस्ती बरकरार रहेगी। कैसे? सेम कॉलेज होगा, सेम प्रोफेशन होगा, यानी आगे तक आपकी दोस्ती चलती रहेगी। तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का, और पेज नंबर है 200। पेज नंबर है 200। टफेस्ट क्वेश्चन है और बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 8 कुछ एडजस्टमेंट है और बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद भी आपको एटलीस्ट चैप्टर का बेसिक समरी आ जाएगी। यानी आपको देखो, इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट गलत है इसका मतलब पूरा गलत है ऐसा नहीं होता, इसमें स्टेप मार्किंग होती है। ये क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड, तब तो आप पूरा का पूरा 100% अटेम्प्ट कर ही लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके जैसा कुछ आया तो भी आप 70 से 80% कवर अप कर सकते हो। इसलिए मैं बड़े बड़े क्वेश्चन उठा के करवा रही हूँ। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट चलते हैं स्क्रीन पर। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखो क्या दे रखा है, एज ऑन 31/3 द रेशियो ऑफ द कैपिटल एंड रिजर्व दे रखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम इसका काम में लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इन द बैलेंस ऑफ द भावना, द बैलेंस ऑफ द अदर अकाउंट ऑन द डेट आर एज अंडर। फाइनल अकाउंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखा है। मैंने हमेशा आपको सिखाया क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करने का, एडजस्टमेंट में स्टार्ट करें। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, मैं ट्रायल बैलेंस का जब भी आपको फाइनल अकाउंट कराती हूँ फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन कराती हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लिया करो। जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनकी, ये जो एडजस्टमेंट्स है इनकी कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती है। फिर जो ट्रायल बैलेंस में बच जाएंगे उन सबकी कितनी इफेक्ट, एक एक का इफेक्ट। जो डेबिट में है वो किसी ना किसी अकाउंट में डेबिट में ही आएगा, जो क्रेडिट में है वो किसी ना किसी अकाउंट में क्रेडिट में ही आएगा। पर बच्चों ये तो आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दे रखे, तो आपको फिर ऑटोमेटिक अपने आप ही ध्यान रखना है कि डेबिट में कौन सा आएगा और क्रेडिट में। कई बार ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट लिखकर देता है। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000 ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 10%। इसका आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गुड्स इज 20% लेस एंड गुड्स ऑफ 10,000 नीड अ रिपेयर ऑफ 1,000। तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम, इसका यहाँ पे बनाते हैं। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए डेफिनेटली जगह ज्यादा ही लगेगी, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, अगर जरूरत होगा तो मैं हटा दूंगी फिर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू विच एवर इज लोअर, किस पे दिखानी है आपको, विच एवर इज लोअर, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखो आपको कितनी दे रखी है, 80,000 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 80,000 टोटल आपका स्टॉक है, 80,000 के दो टुकड़े हैं, तो क्या बोला है 10% जो गुड्स है 80,000 ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स इज 20% लेस। तो इसका जो 10% गुड्स है, 10% कितना होगा, 10% के लिए लास्ट के एक जीरो कम कर देना, तो कितना होगा 8,000। 8,000 जो गुड्स है उसकी वैल्यू 20% कम है, तो 8,000 का 20% निकालोगे तो 1,600 आएगा, तो 1,600 कम है वैल्यू, तो वैल्यू कितनी बच गई, इसका मतलब 6,400। तो वैल्यू कितनी बच गई 61। अब विच एवर इज लोअर, ये आपकी बुक वैल्यू है और ये इसकी मार्केट वैल्यू है, तो विच एवर इज लोअर, कौन सी लोअर है, बुक वैल्यू लोअर है, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, 6,400 लोगे। अंडरस्टूड। चलो अब क्या बोला, फिर एक और लाइन बोलिए, रुको देखो, गुड्स ऑफ 10,000 नीड अ रिपेयर, 10,000 के जो गुड्स है उसमें 1,000 का रिपेयर चाहिए, तो जो 10,000 के गुड्स हैं, दो तीन लाइन बनेगी, जो 10,000 के गुड्स है उसमें 10,000 के वो तब होंगे जब मैं उनपे 1,000 रुपए रिपेयर का खर्चा करूंगी, तो आज उनकी वैल्यू कितनी रह गई 9,000, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू हो गई और ये थी इसकी बुक वैल्यू। इसमें भी विच एवर इज लोअर ले लो, तो कौन सी है लोअर, ये वाली लेंगे हम, ठीक है। और रिमेनिंग के लिए कुछ नहीं बोला, तो जो बचा वो वैसे की वैसे, तो 80 में से 18,000 चले गए, तो 80,000 में से माइनस कर दो 18,000, तो आपका बच गया 62,000, और उसके लिए कुछ नहीं बोला है तो वो तो यही वैल्यू ले लेंगे, वो तो यही वैल्यू ले लेंगे। अब मैंने जो येलो किया है ना वो तीनों को प्लस कर दो, वो आपका टोटल स्टॉक हो जाएगा, तो 62,000 प्लस 9,000 प्लस 6,400, तो आपका स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 77,400। तो क्लोजिंग स्टॉक नई बुक में कितना दिखाई देगा, 77,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 77,400, तीनों का येलो वाले का प्लस है ये, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आप दिखाते हो, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा है, तो एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट दो, तो एक तो बैलेंस शीट में दिखा दो एसेट साइड में, करंट एसेट नीचे आती है 77,400। एक मिनट रुको बच्चों, इसका पेन चेंज करते हैं, हम ये वाले पेन से लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 77,400, और एक आता है ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में आ जाओ और उधर भी दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक 77,400, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है आपको, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गुड्स ऑफ 5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल विच इज नॉट रिकॉर्डेड, तो 5,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, गुड्स ऑफ 5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल विच इज नॉट रिकॉर्डेड, और वो लिखना आप भूल गए। गुड्स 5,000 के आपने फ्री सैंपल में बांटे थे, तो वो परचेज सेल के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ के लिखना टू परचेजेस, और परचेज पकड़ लो, ट्रायल बैलेंस में से कितने हैं 1 लाख रुपीज, तो इनर कॉलम में लिखो 1 लाख रुपीज, और उसमें से माइनस कर देंगे एडवर्टाइज, इसको बोलेंगे फ्री सैंपल में दिया है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने हैं 5,000 रुपीज, लिखना भूल गए तो लिख दो, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके कितने से बढ़ जाएंगे, 5,000 से बढ़ जाएंगे। तो एडवर्टाइज आप P&L अकाउंट में आ जाओ, लिखो एक जगह छोड़ देना टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पहले के दे रखे हैं क्या, ट्रायल बैलेंस में देखो, ये रे कितने के दे रखे 6,000 के, तो इनर कॉलम में लिखो 6,000, और अभी जो गुड्स बांटे सैंपल में, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैंपल, वो भी आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। क्यों बांटते हैं गुड, ताकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैंपल, ठीक है 5,000। तो आपका टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाएगा इस साल का, रुको देखो यहाँ पे लाइन रह गई है, ड्रॉ कर देती हूँ, तो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाएगा आपका कितना 6 और 5 11,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया।
गुड्स ऑफ 6,000 विड्रॉ बाय भावना फॉर पर्सनल यूज विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। गलती से आपने गुड्स विड्रॉ किए थे 6,000 के, तो वो ड्रॉइंग होना चाहिए था, आपने गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो नहीं किया तो अभी करो, परचेज में से माइनस होगा ड्रॉइंग्स, क्योंकि गुड्स विड्रॉ किए हैं तो परचेज में से माइनस होगा, और कैश विड्रॉ करता तो कैश में से माइनस होता। ठीक है, कितने के विड्रॉ किए हैं? 6,000 के। ठीक है, और गलती से आपने कहा रिकॉर्ड कर दिया था सेल्स में, तो सेल्स में से माइनस कर देना, सेल्स सबसे ऊपर आता है, तो सेल्स पकड़ लो ऊपर कितने की दे रखी है? 2,50,000। 2,50,000 में से माइनस कर दो रॉन्गली रिकॉर्डेड, ड्रॉइंग थी ना वो, तो 6,000 की। ठीक है, तो नहीं अभी पता नहीं परचेज रिटर्न आएगा तो इसलिए कुछ मत लिखो। ठीक है, इतना रहने दो। नेक्स्ट, परचेज इनवॉइस ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। यानी कोई परचेज की होगी आपने 4,000 की, पर आप उसको लिखना भूल गए, तो अभी प्लस कर दो, तो वो हो जाएगा, प्लस कर दो अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000। परचेज बढ़ती है तो सामने आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, तो बैलेंस शीट में आ जाओ और यहां पे लिखो क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स देखो ट्रायल बैलेंस में कितने दे रखे हैं आपको, ये रहा 20,000। तो इनर कॉलम में लिखना 20,000 और उसमें ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000। अभी यहीं रहने दो क्योंकि हो सकता है कोई एडजस्टमेंट हो आगे। हर चीज की मैं दो दो इफेक्ट दे रही हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने आपको पहले सिखाया था एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, दो दो इफेक्ट होती है। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट, दो दो इफेक्ट। और ट्रायल बैलेंस में जो बच जाएंगे उन सबकी एक एक इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट की, एक इफेक्ट क्रेडिट की। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,000 पेड फॉर द ईयर एंडेड 36 इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ध्यान देखना, जो इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर जो 3,000 रुपए उसका ईयर का बैंड होता है 30/6 को, तो हमारे कितने महीने नहीं है वो निकाल लो। यानी हमारे इसमें अप्रैल, मई और जून, तो यानी चौथा महीना, पांचवा महीना और छठा महीना हमारा नहीं है। तो 3,000 रुपए जो होंगे आपके, वो कितने महीने के होंगे? 12 महीने के होंगे। 3 महीना हमारा पीरियड नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनडल में सिर्फ करंट ईयर के खर्चे जो आने वाले साल के हैं या जो पिछले साल के हैं वो माइनस करके हटा देते हो, सिर्फ इस साल के खर्चे। तो ये तो हमारा साल नहीं है ना, हमारा साल तो 31 मार्च को ही खत्म हो गया था, तो 3 महीने हमारे पीरियड के नहीं है, इसलिए 3 महीने का खर्चा माइनस करके हटा देना। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो 750 रुपए आपके ईयर के नहीं है। ऊपर से इंश्योरेंस प्रीमियम पकड़ो, ऊपर से ये रहा 9,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम। तो पीएनडल में आ जाओ, वहां पे लिखो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इनर कॉलम में लिखना 9,000 रुपए और उसमें से माइनस कर देना प्रीपेड, एडवांस पे किया आने वाले साल का खर्चा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 750। तो माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर जाने दो, -9,000। तो आपका आएगा 8250। आने वाले साल का खर्चा आपने अभी दे दिया है, तो वो आपकी एसेट हुई या लायबिलिटी? असेट। तो बैलेंस शीट में आ जाओ और लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750। डन, ओके। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट, आउट ऑफ अ डेटर, अ डेटर ऑफ 10,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? थ्योरी में आ सकता है। व्हाट इज, हु इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट इन द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पे इट्स डेब्ट्स। जो अपने डेटर्स का पेमेंट नहीं कर सकता, नहीं सॉरी डेटर्स का नहीं, जो अपने क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। हु इज नॉट इन अ फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पे इट डेट्स बोल रहे हो ना, डेटर्स नहीं, डेट्स। ठीक है, एंड हिज रिसीवेबर हैज डिक्लेयर फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसा पर रुपी। यानी 1 रुपए के सामने आपको कितने मिलेंगे? 80 पैसा। तो ध्यान से देखना, 1 रुपए के सामने 80 पैसा, तो आप उससे मांगते कितने थे? 10,000 रुपए। तो 10,000 के सामने कितना? ठीक है, तो 8,000 आएगा, यानी 80% हो गया। तो आप इसका मतलब जो 10,000 का डेटर था उससे कितने पैसे मिलेंगे आपको? सिर्फ 8,000 रुपए मिलेंगे। तो 2,000 कहां गए? कहां गए? जल्दी बोलो। बैड डेप्ट। तो 2,000 का आपको नुकसान हुआ है, बैड डेप्ट है ये। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट में आ जाओ और डेटर्स लिखा है क्या? हमने नहीं लिखा है, तो आप लिखो डेटर्स, लिखो डेटर्स। इनर कॉलम में लिखना डेटर्स की वैल्यू, तो आपके
इस यहां से डेटर्स की वैल्यू पकड़ो 1,00,000 रुपए, तो इनर कॉलम में लिखो 1,00,000 रुपीज, उसमें से माइनस कर दो बेड डेट। 8,000 तो मिल जाएंगे, तो बेड डेट कितने का हुआ? खाली 2,000 का। ठीक है, फाइनल अमाउंट लिख लो बाहर अंदर 98,000, क्योंकि रिजर्व बनाना है, और माइनस करो बीडीआर बेड डेट रिजर्व। तो देखो रिजर्व कितने का बनाना है। अब बोला है जो बचे हुए डेटर है उस पर मेरे को रिजर्व कितने का चाहिए? 5% चाहिए। तो बचे कितने डेटर? 98,000 बचे। 98 है बच्चों, ये है ना, 98,000 का 5%, तो 4900। अब माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर जाने दो, तो 93,100। ठीक है, यानी जो बचे हुए डेटर है उस पे कितना रिजर्व बनाना है आपको? 5% रिजर्व बनाना है। तो बचे हुए पे बनाना है ना, पूरी वैल्यू पे नहीं। ठीक है, चलो एक मिनट, डिस्काउंट रिजर्व थोड़ी है, मैं देख लू, क्योंकि डिस्काउंट रिजर्व होता तो आपको इनर कॉलम में ही वैल्यू लिख के डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ता, नहीं है। अब इसका इफेक्ट कहां पे डालो? पी एंड एल अकाउंट में डालो। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे करेंगे, टाट, वेरी गुड। तो छोटे लोग लाइन में आगे, तो छोटे रहता है बेड डेप्ट, सबसे पहले टाट का लिए टी। तो बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में देखो कोई बेड डेप्ट दे रखा है क्या? ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में बेड डेट दे रखा है क्या? रिजर्व दे रखा है, ये रहा बेड डेट। देखो बेड डेट्स नहीं है, तो जो नहीं दे रखा उसके आगे डैश लगा देना, नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो जो नहीं दे रखा उसके आगे डैश। ठीक है, फिर टू बेड डेट किसका? ए एडजस्टमेंट का। तो बीच वाले दोनों आइटम बोला था बैलेंस शीट से मिलेंगे, तो वो आए 2,000 रुपए, तो लिखना 2,000। फिर टू, अब बड़े लोग बीडीआर, वो किसका? एडजस्टमेंट का। तो वो आपने देखा कितना आ रहा था आपका एडजस्टमेंट का बीडीआर? 4900। और टू बीडीआर ट्रायल बैलेंस का टी, ट्रायल बैलेंस का बीडीआर देखो कितना है आपके पास? 6,000 रुपए। तो ऊपर वाले तीनों को प्लस करो, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और लास्ट वाला माइनस होगा। तो हो गया, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो 4,900 प्लस 2,000, तो 6,900 हो गया। उसमें से माइनस कर दो 6,000, तो यहाँ पे बच जाएगा 900। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लॉजिक बता देती हूँ। अब वापस से सुन लो लॉजिक, लॉजिक सिखा रही हूँ। देखो आपके पास गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे? 40 नहीं, ट्रायल बैलेंस वाले देखो, आपके पास गुल्लक में पड़े थे 6,000 रुपए, नुकसान कितने का हुआ? 2,000 का। तो अब गुल्लक में कितने बचे? 4,000 रुपए। पर गुल्लक में चाहिए कितने आपको? 4,900 रुपए चाहिए। तो 4,000 तो पड़े हैं गुल्लक में, तो और कितने डालने पड़ेंगे? 900 रुपए डालने पड़ेंगे। तो पी एंड एल अकाउंट से कितने लाओगे खर्चे में से? 900 रुपए लाओगे, इसलिए 900 रुपए दिखाए हैं खाली। देखो ये रहा, अंडरस्टूड? जबकि चाहिए कितने? 4,900 चाहिए। फ्यूचर में बोला 5% चाहिए रिजर्व, 5% यानी 4,900 रुपए होने चाहिए। जबकि आपकी गुल्लक, ये गुल्लक है, आपके गुल्लक में तो कितने पड़े? 4,000, तो 900 और डाल दो। अब और डालने के लिए लाओगे कहां से? प्रॉफिट में से तो लाओगे बच्चों। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट से लाओगे। समझ में आया? सुनो मेरी बात, और है ना, हम अपने चैनल पे 12th का भी गाला सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर चुके हैं, इवन वहां पे पीडीएफ भी है। तो आपके कोई भाई बहन अगर 12th स्टैंडर्ड में है और वो गाला के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर उनको गाला सॉल्व करनी है, तो आप उनको भी हमारा चैनल भेज सकते हो। वहां पे मैंने गाला का जो अभी 2026 का है, ये लेटेस्ट वीडियो है जो करंट ईयर 2026 एग्जाम में जो आएंगे, मार्च 2026, तो वो जो फरवरी से आपके एग्जाम है 26 फरवरी से 2026, उसका जो गाला बुक में अवेलेबल है मार्केट में, उसका सॉल्यूशन गाला पेपर 2026, वापस बोल रही हूँ, उसका सॉल्यूशन भी हमारे YouTube चैनल पे है। तो आपके अगर कोई भाई बहन रिश्तेदार या कोई भी आपके प्रियजन जो 12th बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड, तो आप उसको भी हमारे चैनल के लिंक दे सकते हैं। वहां पे सिर्फ हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया है, वहां पे हमने आंसर्स के पीडीएफ भी शेयर किए हैं ताकि आप प्रिंट निकाल के भी बाद में पढ़ सके। तो आप प्लीज उनको भी बता देना अगर आपका कोई है तो। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैलकुलेट 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी ढूंढ लो ऊपर से, मशीनरी ढूंढो ऊपर से, ये रहा फर्नीचर है, मशीनरी तो एक ही है। ठीक है, मशीनरी पे कितना है? मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपीज। तो बैलेंस शीट में आ जाओ,
देखो करंट फिक्स्ड एसेट ऊपर लिखते हैं और करंट एसेट नीचे, इसलिए आपने देखा होगा मैं हमेशा नीचे से लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही लिखना एग्जाम में। तो मशीनरी 2 लाख रुपीस, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10% था ना, 20%, तो 2 लाख का 20% होगा 40,000, तो बाहर वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। अब P&L अकाउंट में आ जाओ, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 40,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पेटेंट आर टू बी रीवैल्यूड एट 17,000, तो पेटेंट को अब रीवैल्यू करना है कितने पे, 70,000 पे, 17,000 पे, तो 3,000 इसका मतलब खत्म करना है यानी राइट ऑफ करने पड़ेंगे, तो वो कहां पे आएगा, P&L अकाउंट में आएगा, लिखो 2 पेटेंट रिटर्न ऑफ कितने रुपए, 3,000 रुपए। बैलेंस शीट में आ जाओ, पेटेंट एसेट होती है इंटेंजिबल एसेट, तो लिखो पेटेंट कितने थे, 20,000, 20,000 में से माइनस कर दो रिटर्न ऑफ 3,000, तो अब आपके बचेंगे 17,000, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऑफिस सैलरी ऑफ 1,500 is outstanding which is included in office expense, तो which is included in office expense, तो यानी चुकाना बाकी है, तो चुकाना बाकी है तो ऊपर से पकड़ो ऑफिस सैलरी दिख रही है आपको कहीं, which is included in office expense, तो ऑफिस एक्सपेंस पकड़ो, तो 20,000, तो P&L अकाउंट आ जाओ, लिखो 2 ऑफिस एक्सपेंस, इनर कॉलम में लिखना कितना था, 20,000, 20,000 नहीं, 20 नहीं, हाँ 20,000, और उसमें प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग सैलरी, चुकाना बाकी है, उसको यहां पे रखा है उन लोगों ने, कितना, 1,500 रुपए, तो टोटल मेरी सैलरी का खर्चा होगा इस बार 21,500, और आउटस्टैंडिंग चुकानी बाकी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 रुपए, ठीक है। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, देखो सबकी 2-2 इफेक्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जो बचा है उन सबकी एक-एक इफेक्ट, ध्यान से सुनो बच्चों, जब मैं अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवाती हूँ ना, तो मैं इतना करवा के उनको बोलती हूँ अब तुम सबकी एक-एक इफेक्ट डाल दो, है ना, पर यहाँ तो मैं ऑफकोर्स कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे एडजस्टमेंट ढंग से हो जाते हैं ना, तो फिर बाकी चीजों में इतनी दिक्कत नहीं आती, फिर बाकी तो फटाफट मैच हो जाता है ना, तो एडजस्टमेंट करते समय बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000, ये जो बंद करने हैं हम लास्ट में बंद करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हो गया, जो टिक थे वो तो सब हो चुके थे। 10% लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा, तो बैलेंस शीट में लिखो लोन ऑफ प्रतिभा, लोन ऑफ प्रतिभा कितना है, लोन का अमाउंट 50,000, और देखो ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, पहले मैं एक बार 50,000 लिख दूं, देखो ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, ब्रैकेट में अगर कुछ दे रखा है तो इसका मतलब वो कौन सा एडजस्टमेंट है, वो कल भी सिखाया था, कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, और हिडन एडजस्टमेंट की भी कितनी इफेक्ट होती है, 2, तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट चुकाना बाकी होगा, देख कहीं पे इंटरेस्ट का खर्चा दे रखा है क्या, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है, तो कहीं पे इंटरेस्ट का खर्चा दे रखा है कि नहीं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट चुकाना बाकी है, कितना, अब परसेंटेज भी दे रखे है 10%, तो 50,000 का 10%, लेकिन ये तो पूरे साल का है, आपने तो कब लिया लोन, जो जितने पीरियड के लिए नहीं लिया उसका भी इंटरेस्ट चुकाओगे, नहीं, आप चुकाओगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कितने महीने का, 6 महीने का, तो आपका आएगा 2,500 खर्चा इंटरेस्ट का, तो P&L अकाउंट में लिखो 2 खर्चा है ना, तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ऑफ प्रतिभा भी लिख सकते हो 2,500 रुपए, और चुकाना बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट में 2 इफेक्ट हो गए ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 रुपए, 2 इफेक्ट होगी, ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट है। चलो ये भी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, फर्नीचर का कितना दे रखा है, 8,000 रुपए, तो P&L अकाउंट में आ जाओ, सॉरी बैलेंस शीट में आ जाओ, और फर्नीचर 8,000 रुपीज, ठीक है।
चलो नेक्स्ट चलते हैं इधर। बेड डेब्ट रिजर्व हो गया था हमारा। अब देखो रेंट पेड ब्रैकेट में दे रखा है कुछ, तो ये भी क्या हो गया, हिडन एडजस्टमेंट, कि भाई रेंट कितना है आपका, एक महीने का 1200 रुपए, तो 12 महीने का कितना होता, तो 1200 इंटू 12 रुपए, ये तो एक साल का कितना होगा, इंटू 12 रुपए, तो आपका होता 14,400। पर ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है, तो आप कितना चुका चुके हो, खाली अभी तक आपने चुकाया सिर्फ 12,000, यानी टोटल रेंट होता है आपका 14,400 रुपए। अभी आपने कितना चुकाया, 12,000, यानी बचा हुआ रेंट चुकाना बाकी है, और रेंट आता है पीएनएल अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखो टू रेंट, इनर कॉलम में लिखना 12,000, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, तो माइनस कर दो 14,400 में से 12,000, तो आएगा 2,400 चुकाना, यानी 2 महीने का रेंट चुकाना बाकी है। तो टोटल ट्रेडिंग और पीएनएल में इस साल के पूरे खर्चे, चाहे आपने चुका दिए हो चाहे चुकाना बाकी हो, ठीक है, तो ये इस साल का पूरा खर्चा। अब जो चुकाना बाकी है वो एक इफेक्ट और देगा, और वो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपए। ओके, ये करना बाकी है, बाद में करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी क्या बोलेंगे, हिडन एडजस्टमेंट, HA। ओके, कैरेज इनवर्ड कहां पे आता है, ट्रेडिंग में आता है, तो ट्रेडिंग में लिख लो 2, कल भी बताया था कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड यानी रॉ मटेरियल जो आता है वो कैरेज इनवर्ड होता है, और फाइनल गुड बन के जाता है वो कैरेज आउटवर्ड होता है, तो 4,000, ठीक है। चलो कैश बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा, कितना है अमाउंट भी देख लो, 30,000, तो कैश करंट एसेट है, तो नीचे लिखना 30,000 कैश बैलेंस, ठीक है। चलो कैश हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया था, रेंट रिसीव्ड पीएनएल में क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड एक जगह छोड़ के लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना 3,000, लॉस हुआ उसके लिए भी छोड़ दी, जो भी होगा एक एक जगह छोड़ के लिखा करो। रेंट रिसीव्ड हो गया, पेटेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव 2,000, तो वो भी प्रॉफिट है, तो इधर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। और लास्ट बचा है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो पीएनएल में डेबिट साइड, फर्नीचर में से माइनस मत करना, एक ही इफेक्ट आएगी, और वो भी पीएनएल में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एक ही इफेक्ट देते हैं ना ट्रायल बैलेंस की, तो वो भी पीएनएल में 2,000, ठीक है। अब जो जो बंद नहीं किए वो बंद कर दो, पहले ये बंद कर दो, सेल्स बंद कर दो, क्योंकि सब कुछ कर चुके हो आप, तो 1,00,000 में से माइनस कर दो 11,000 और प्लस कर दो 4,000, 6 और 5 एक साथ प्लस कर लिए मैंने, तो 1,00,000 रुपए में से माइनस कर दो 11,000 और प्लस कर दो 4,000, सो यू विल गेट 93,000 वैल्यू फॉर परचेजेस, ठीक है। उधर 2.5 लाख में से माइनस कर दो 6,000, 2,50,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 2,44,000। अब आप फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड प्लस करो, यानी 2, देखो मैं बोलती हूँ करो, 2,44,000 प्लस 77,400, उसमें से माइनस कर दो, ये क्रेडिट साइड आ गई आपकी टोटल, तो आएगी 321,400, तो एक काम करो लिख दो पहले 321,400 और इधर भी लिख दो 321,400। अब उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो, तो माइनस करो, माइनस 30,000 माइनस 93,000 परचेजेस का, और माइनस कैरेज इनवर्ड का 4,000, सो यू विल गेट 1,94,400, 1,94,400। अभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, तो बाय साइड लिखो बाय जीपी 1,94,400, ठीक है। अब इसमें भी आप नेट प्रॉफिट निकाल लो, तो इस पीएनएल अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, तो आप प्लस कर लो 1,94,400 प्लस 3 और 2 5,000 एक साथ प्लस कर दो, तो यू विल गेट 1,99,400। तो बैलेंस पहले लिख दो, टोटल पहले लिख दो, सॉरी बैलेंस नहीं, टोटल पहले लिख दो 1,99,400, और लॉस आएगा तो ये टोटल ये वाला नहीं रहेगा,
ठीक है, लॉस आता तो हमें फिर डेबिट साइड का टोटल लिखना पड़ता, पर मुझे लग रहा है प्रॉफिट ही आएगा। बच्चों एक चीज देखो, ये जो सेल्स वाली आइटम थी रॉन्गली रिकॉर्डेड, ध्यान से देखना, ये जो 6000 है इसकी इफेक्ट मुझे बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखी? मैं भूल गई क्या इसकी 2 इफेक्ट देना? हाँ, ध्यान से देखो, डेटर्स में से इसकी इफेक्ट होगी ना, तो डेटर्स को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। रुको, रॉन्गली रिकॉर्डेड था ना, उसमें डेटर्स में तो देखो, परचेज बढ़ती है तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, परचेज कम होगी तो क्रेडिटर्स गिरेंगे, और उधर सेल्स का भी ऐसा ही है, सेल्स बढ़ेगी तो डेटर्स बढ़ेंगे और सेल्स कम होगी तो डेटर्स कम होंगे। ठीक है, तो उधर डेटर्स में आप प्लस माइनस करो रॉन्गली रिकॉर्डेड, नहीं प्लस करेंगे ना, परचेज बढ़ी है ना आपकी, नहीं कम हुई है तो माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस करो रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितना है 6000 रुपए, तो आपका बचा कितना 94, और 94 में से फिर बैड डेब्ट कितना था आपका, बीडी कितना था 2000 रुपए, तो फिर कितना बचा आपका 92। अब 92 का आपको 92,000 में से 8000 रुपए तो एक डेटर जो बैड डेब्ट करा 2000, उसके बैड डेब्ट तो 2000 हो चुके, अब 8000 रुपए तो आपको फाइनल मिल जाएंगे, तो 92,000 में से 8000 पे बीडीआर बनाने की जरूरत नहीं है, तो 92,000 से माइनस कर दो 8000, तो आपका बच्चा कितना 84,000 का आपको 5% बनाना है, इंटू 5%, तो आपका आएगा 4200 बीडीआर। ध्यान से देख लेना, क्या आएगा आपका 4200, क्योंकि एक डेटर तो इंस्टॉलमेंट हो चुका है ना, तो अब तो उससे तो फाइनल 8000 रुपए टोटल मिल जाएंगे, तो क्या उस पर रिजर्व की जरूरत है? रिजर्व बनाते क्यों कि अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो, समझ रहे हो, तो यहाँ पे वो तो बोल रहा है कि मैं 8000 रुपए दे दूंगा, तो फिर 8000 पे तो रिजर्व की क्यों जरूरत है? ठीक है, तो रिजर्व की 8000 पे जरूरत नहीं है, ये वर्किंग नोट लिख लेना इसका, बीडीआर का, रिजर्व की 8000 पे जरूरत नहीं है, तो बचे हुए 84,000 पे रिजर्व की जरूरत है, तो वो आएगा आपका 40, यहां पे मैं लिख देती हूँ, देखो कैसे आया 92,000 माइनस 8000, तो आपका क्या बचेगा 84,000, और 84,000 का 5% आपका क्या है रिजर्व है। ठीक है, जो ये वैल्यू है। ओके, तो करो अब 92,000, हाँ इसकी इफेक्ट पीएनएल में भी सही करूंगी मैं, ध्यान नहीं दिया, वो 6000 के चक्कर में रह गया। 87,800 आएगा, क्या आएगा 87,800। ठीक है, चलो अब इसकी इफेक्ट वहां कहां पे सही करनी है आपको, पीएनएल अकाउंट में भी सही करना पड़ेगा, तो पीएनएल अकाउंट में आ जाओ, तो ये 2000 एडजस्टमेंट के तो सही है, और रिजर्व एडजस्टमेंट का रिजर्व कितना आ रहा है 4200 आ रहा है, तो 49 को माइनस करके 4200 कर देना, और ट्रायल बैलेंस का 6000, बाकी सब तो सही है, तो 2000 प्लस 4200 माइनस 6000, तो आपका यहाँ पे 200 ही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 200। अब निकालो नेट प्रॉफिट, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, अब निकाल लो नेट प्रॉफिट फटाफट, तो आपका टोटल था 1,99,400 माइनस 11,000 माइनस 8,250 माइनस 200 माइनस 40,000 माइनस 3,000 माइनस 21500 माइनस 2500, एक मिनट 2500 माइनस 14,400 माइनस 2,000, सो यू विल गेट 96,550 नेट प्रॉफिट, 96,550। देखो ऐसी मिस्टेक होती है, आप इसलिए मैं बोलती हूँ एडजस्टमेंट जब करो ना तो साथ के साथ दो दो इफेक्ट देते जाओ। अब ये रेक्टिफिकेशन वाला आ गया, तो एक्चुअली इसकी 4 इफेक्ट थी, तो एक जगह तो छूटी गई मेरी। ठीक है, तो हमको एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलो लिखो कैपिटल, कैपिटल, अब कैपिटल तो हमको दे ही नहीं रखा है शायद ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो ऊपर देखो बोला था कैपिटल एंड रिजर्व का रेशियो क्या रखना है आपको 4:1,
ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट के भी वैल्यू क्या में निकलेगी आपकी, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी, और जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको कैपिटल और रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ नेट प्रॉफिट, और वो वैल्यू तो मेरे पास है, कितना आया आपका 96550। तो इनर कॉलम में लिखो 96550। आप चाहो तो ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हो, पहले इस क्वेश्चन में वापस ट्रायल बैलेंस बना लो, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा, तो जब ट्रायल बैलेंस मैच करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको कैपिटल एंड रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, या फिर आप डायरेक्ट जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजर्व, उसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं निकालूंगी। तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर निकालोगे चाहे बैलेंस शीट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एसेट साइड का टोटल करो, 1,60,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 77,400 प्लस 750 और प्लस 87,800. So you will get 380,950. 380 ड्राइंग कितना आ जा रहा है 6,000, ठीक है। अब जो वैल्यू बचेगी, कैपिटल हमारे पास है नहीं, वो यहाँ लिखेंगे और बचा हुआ रिजर्व। अब ध्यान से सुनो, आपको या तो ये करना है कि आपके क्वेश्चन में ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें से डेबिट के आइटम अलग कर लो और क्रेडिट के आइटम अलग कर लो, ठीक है। डेबिट के आइटम और क्रेडिट के आइटम अलग कर लोगे तो आपका कुछ बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को आप 4:1 में बांट देना, तो वो आपका कैपिटल और रिजर्व का पैसा होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, या फिर अगर मैं इसी में बैलेंसिंग फिगर निकाल दूं तो भी मेरा हो सकता है, तो मैं इसी में बैलेंसिंग फिगर निकाल देती हूँ। तो मेरा टोटल कितना है, देखो टोटल कितना है 380,950, 380,950। उसमें से पहले ये लाइबिलिटी साइड सारे माइनस कर दो, तो माइनस 2500 माइनस 25,000, सॉरी 50,000 है, माइनस 50,000 माइनस 1,500 माइनस 24,000 माइनस 2,400, इतना माइनस कर दिया। अब देखो जो वैल्यू आ रही है ना उसमें इसकी भी इफेक्ट डालो, क्योंकि मुझे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, मुझे ये इफेक्ट वाले नहीं चाहिए, इस इफेक्ट से पहले जो था। तो नेट प्रॉफिट को प्लस करना था, तो आप माइनस करोगे, तो नेट प्रॉफिट माइनस कर दो इसमें से 96550 और प्लस कर दो 6,000, क्योंकि 6,000 माइनस में उधर का होगा, तो आपकी टोटल बैलेंस आ रहा होगा 2,10,000 रुपए। अब 2,10,000 को आप कौन से रेशियो में बांट दो, 4:1 में बांट दो। तो डिवाइडेड बाय 5 कर देती हूँ, तो रिजर्व आएंगे आपका 42,000। कैसे करा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इधर, और 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 इधर, ठीक है। तो 4:5 में बांट दो, और बचा कितना 2,10,000 में से 168, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी मेरी 168,000। अब ये ओपनिंग कैपिटल मिल गई आपको। अब नेट प्रॉफिट प्लस कर दो, तो 1,68,000 प्लस 96,550 माइनस 6,000। अब सीधा करना, तो आपका जो बचेगा वो यहाँ लिख लो 258,550, और रिजर्व तो मिलेगी आपको, रिजर्व कितने का मिला 42,000 का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर आपको एक और तरीका मैं आपको बता सकती हूँ। देखो ये मैं हटाती हूँ एक बार, रुको। अब आप क्या करो, देखो मैं जहां जहां डेबिट लिख रही हूँ, डेबिट क्रेडिट लिख लो। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपका, डेबिट होता है, परचेजेस डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, मशीनरी डेबिट होती है, लोन क्रेडिट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। एक तरीके से मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रही हूँ। फर्नीचर डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर डेबिट होगा, रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट होगी, पेटेंट एसेट है डेबिट होगा, रेंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट होगी, ऑफिस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होंगे, कैश बैलेंस डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है डेबिट होगा, रेंट पेड एक्सपेंस है डेबिट होगा, और बैड डेब्ट रिजर्व है इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आप क्रेडिट और डेबिट का टोटल करो अलग अलग, सारे डेबिट एक साथ जोड़ो, तो देखो 30,000 और 1,30,000 हो गया, तो 1,30,000 प्लस डेबिट डेबिट जोड़ते जाओ, प्लस 1,00,000, तो आ गया 2,30,000, फिर 2 लाख,
तो 4,30,000, अब 4,30,000 में प्लस करो 9,000, तो 2,09,000 प्लस कर देती हूँ मैं, तो 4,39,000, फिर 6,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, डेबिट वाली आइटम प्लस कर लो, प्लस 12,000 प्लस 4,000 और 30,000, तो 34 हो जाएगा, 4 30 34, एक काम करो ये 50 और 54, तो प्लस कर दो एक साथ 54,000, एक साथ प्लस कर दिया मैंने तीनों, ठीक है, तीनों डेबिट थे और ये डेबिट है और ये डेबिट है, तो 22 एक साथ प्लस कर देती हूँ, प्लस 22,000। तो डेबिट का टोटल आ रहा है, देखो डेबिट का टोटल आ रहा है मेरा, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 5,41,000, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट तो एक बार पकड़ते हैं ऐसे ही, 2,50,000, फिर 20 जोड़े तो 2,70,000, फिर 50 जोड़े तो 2,70,000 प्लस 50,000 तो आएगा 3,20,000, इधर तो अब कुछ बचा नहीं है, फिर 6 जोड़ा तो 3,26,000, 3,26,000 प्लस 3,29,000 प्लस 3 29 30 31 3,31,000 माइनस कर दो इसमें से, ये 5,41,000 में से क्रेडिट वाला माइनस कर दो 3,31,000, तो आपका बचेगा 2,10,000। तो ये आपके ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर आया, जो काय में बांटना है आपको, कैपिटल और रिजर्व में बांटना है। कौन से रेशो में, ये इधर वाला वर्किंग है, ठीक है, कौन से रेशो में, 4:1, तो यही तो आ रहा था हमारा, देखो कहां गया, ये रहा 2,10,000, समझ में आया। तो मैंने अल्टीमेटली वही निकलवा दिया, आप चाहो तो क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, पहले ट्रायल बैलेंस बनाओ, सारे डेबिट आइटम एक साइड, सारे क्रेडिट आइटम एक साइड, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका किसका बचेगा, कैपिटल और रिजर्व की वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो ये जो 2,10,000 है ये कैपिटल और रिजर्व की वैल्यू है, तो उसको बांट देना आप 2:1 में, तो जब 2:1 में बांटोगे तो आपका आएगा 1,68,000 कैपिटल का और रिजर्व का आ जाएगा 42,000। तो वो आप डायरेक्टली भी बांट सकते हो और चाहो तो ऐसे भी बांट सकते हो। तो इट्स योर इंपॉर्टेंट एंड सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये लिया, ये ले लो, डन, और ये ले लो, डन। अब कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, और आप मुझे वीडियो में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, और साथ ही अगर आपको कोई मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, आपने देखा मैंने भी 2 आइटम छोड़ दी थी लिखते लिखते, तो ध्यान से करना, मेरे साथ साथ करो, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे।